नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आज के हम खास पेशकश में एक ऐसे अफसर को लेकर आए हैं जो इंदौर पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग करते हैं। जी हाँ, ये अपराधी को पकड़ने में नहीं, अपराध को रोकने में विश्वास रखते हैं और इनका मानना यही है कि अपराध को किस स्तर से रोकना चाहिए और ये उस रोकने के लिए तकनीकी चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। हमारे साथ आज खास पेशकश में मौजूद है इंदौर के एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे जी। सर, मैं खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा आपसे एक सवाल है सबसे पहले ये कि इंदौर में जो अभी एक नया आया है तकनीकी के हिसाब से, आपने जो आइडिया दिया था कि फूटीकोटी से लेकर महू नाके तक जो आपने जो प्राइवेट कैमरास थे उनको कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया था, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये इंदौर में सीसीटीवी कैमरे की जो एक सीसीटीवी एक्चुअली नए जमाने की सिक्योरिटी apparatus में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जी और सबसे ज्यादा उपयोगी एक टेक्निक है। जी और सीसीटीवी टेक्निक का जितना अधिक हम इस्तेमाल करें उतना अधिक हम शहर को सुरक्षित बना सकते हैं। जी इस दिशा में इंदौर पुलिस ने लगातार प्रयास किए। कैमकॉप स्कीम सबसे पहले हम लोगों ने एक लॉन्च की थी। कैमकॉप स्कीम का मतलब है कि व्यक्ति जो है कैमरे के थ्रू कॉप बन जाए, पुलिस वाला बन जाए। जहां वो रह रहा है, जहां उसकी दुकान है, जहां उनका घर है, वहीं बैठे बैठे एक कैमरा वो रोड की तरफ अपना फेस कर देंगे, जी तो वो कैमरा कैमरा की पुलिस बन जाएंगे। और जी कैमकॉप में हम लोगों ने आह्वान किया है लोगों से और उसके परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले। अभी एक रिसर्च आई है, सिंगापुर की किसी कंपनी ने की है। उस रिसर्च में ये स्थापित हुआ कि इंदौर वर्ल्ड में जो प्रति 1000 व्यक्ति कैमरे की डेंसिटी है, जी जी उसमें 1000 लोगों में 64.4 कैमरे इंदौर में हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर चौथे है। स्थान पे आया है, बिल्कुल। 2 चाइना के शहर हैं, नंबर 1 2, फिर थर्ड पे लंदन है, फोर्थ पे जो है इंदौर आता है। इसके बाद फिर चाइना की सिटीज हैं और नंबर 10th 11th पर हैदराबाद और दिल्ली का नंबर जी आता जी है। तो ये बड़ी उपलब्धि है इंदौर की जनता की और इंदौर पुलिस की भी कि एक जन जागरूकता के माध्यम से इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इसी स्कीम का जो सेकंड पार्ट था उसको हम लोगों ने ईगल आई नाम दिया था। ईगल जी आई रोड कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपने बताया, महू नाके से फूटीकोटी तक का जो रोड है, ईगल आई कॉन्सेप्ट ये है कि उस रोड पर हर 100 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा हो, जी रोड की तरफ फेस करता हुआ। हर मोड़ पर ऐसे कैमरे हों जो नंबर प्लेट को पढ़ सकते हैं, चाहे वो विद सॉफ्टवेयर हो या 5 मेगापिक्सल के ऊपर के कैमरे हों या नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन ANPR जिसको हम बोलते हैं वो कैमरे हों। तो इस टेक्निक के साथ उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और उसमें हम लोगों ने उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ कुछ कुछ जो स्ट्रेटेजिक कैमरे हैं उनके फीड जो है कंट्रोल रूम में लेने की व्यवस्था प्रारंभ करी है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है और निश्चित तौर पर ये प्रयास ये है कि इंदौर में एक रोड नहीं, हम लोग लगातार सभी हमारे जो कम्युनिटी जी वॉलंटियर्स हैं सबको हमने प्रेरित किया है कि जो लोग अपने रोड को ईगल आई रोड बना के रजिस्टर्ड कराएंगे और इसके पैरामीटर्स का फॉलो करेंगे, उस उन रोड को हम लोग ईगल आई घोषित करेंगे और लोगों को उसके लिए उसको इनको मोटिवेट करेंगे, उनके लिए प्रोत्साहन देंगे ताकि क्योंकि हमारी जो शासकीय कैमरे हैं उनकी एक लिमिटेशन है, एक संख्या है, एक लिमिटेशन है। उसको हम कितना ही बढ़ा लें, लेकिन वो जो पब्लिक के कैमरे हैं उनकी फीड, जैसा कि अभी आप सर्वे का देखेंगे, इंदौर जी में एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे जी हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी डेंसिटी है इसकी। तो इसको हम अगर यूज करें, और ऑब्वियसली जनता चाहती है कि सुरक्षा हो, कई लोग तो खुद ही आके ऑफर करते हैं कि हमारा कैमरा फीड आप लोग ले लीजिए। जी तो एक पूरा इसको स्कीम तैयार करके इसको डेवलप किया है। सबसे अच्छी बात ये है कि कोई बजट की इसमें आवश्यकता नहीं है, नॉन बजटेड स्कीम है और बहुत ज्यादा लाभ देने वाली स्कीम है सुरक्षा की दृष्टि से। जी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि सर इसमें जनता का भी उतना ही फ़ायदा है जितना कि पुलिस का फ़ायदा है, क्योंकि दोनों के ही मिल-जुल कर अपराधियों को पकड़ने में लगाम लगा सकते हैं। तो देख लो भैया, अपराधियों, अब आप भी सावधान हो जाइए क्योंकि जो कैमरे हैं सीसीटीवी, आप इनसे कहीं भी बच नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इस रोड पर शुरू हुई है, लेकिन धीरे-धीरे पूरे शहर में ये होने वाली है सर, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप, एक किताब भी आपने अभी लिखी है जिसके बारे में ये बात की जाती है कि अगर कोई इस किताब को पढ़ ले तो छोटे-मोटे अपराध, चोरी, डकैती, इस टाइप की हो भी सकते वो कम हो सकते हैं हैं। अपराध। जी जी। तो इसके बारे में क्या है सर? बिल्कुल, जैसा कि हमारा नैतिक दायित्व है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा कहा जाता है कि हम किसी भी अपराध का निरोध अगर हम पहले कर दें, सबसे अच्छी चीज़ है। जी, अपराध होने के बाद पुलिस पकड़ती है, पुलिस का काम है पकड़ना, डिटेक्ट करती है पुलिस। डिटेक्ट करने में अपराधी पकड़ दिया जाता है, अपराधी को जेल पहुँचा दे दिया जाता है, अपराधी को सज़ा भी बढ़ जाती है। लेकिन व्यक्ति की पीड़ा जो है, जो पीड़ित हुआ है, उसकी पीड़ा का भरपाई कभी भी
पूर्ण नहीं होती, ऐसा जी। कि ये स्थापित तथ्य है। और निश्चित तौर पर अगर किसी की चोरी भी हुई है और हमने उसका माल पूरा बरामद भी कर दिया है, तब भी उसकी पीड़ा जो है पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कोई वापस नहीं कर सकता है। ऐसे में सबसे बेटर, सबसे प्राथमिक कदम हमारा होना चाहिए कि अपराध को होने के पहले रोक दिया जाए, जी। प्रिवेंशन किया जाए। तो प्रिवेंशन के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, और चूँकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो लेखन मेरी रुचि है, तो जी। मैंने उस रुचि को पुलिस के साथ जोड़ा है। और ईश्वर की अनुकंपा से अभी तक मेरी 5 बुक पब्लिश हुई हैं। इसमें से 3 बुक पुलिसिंग रिलेटेड हैं, 2 जी। बुक्स जो हैं, एक मेरा रिसर्च वर्क है, एक मेरा कहानी संकलन है। जी। पुलिस संबंधी जो मेरी पुस्तकें हैं, उनमें पहली जो पुस्तक है वो पुलिस नेतृत्व है, जिसमें पुलिस विभाग के अंदर जो इंटरनल लीडरशिप है, उसको, चूँकि लीडरशिप की जो भी पढ़ाई-लिखाई होती है, उसमें यहाँ सारे लोगों का मानना रहता है कि वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हिंदी में अवेलेबल नहीं है। जी। जी। लोग ये कहते हैं कि सारी मैनेजमेंट टेक्निक, लीडरशिप टेक्निक्स जो हैं, सारी पढ़ाइयाँ जो उसकी होती हैं, वो अंग्रेजी में उपलब्ध पुस्तकों से होती हैं। तो इसके लिए हिंदी में एक बुक लिखने का बीपीआरडी ने मुझे अवसर दिया, और ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने ये बुक लिखी थी 2012 में। उसके पश्चात अभी एक 2019 में बुक भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था दिल्ली में, जिसका नाम है स्मार्ट पुलिसिंग। जी। स्मार्ट पुलिसिंग जो बुक है, उसमें पुलिसिंग को स्मार्ट करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया था डीजी कॉन्फ्रेंस में, कि पुलिस को अब स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब एस से स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से मॉडर्न और मोबाइल, ए से अलर्ट अकाउंटेबल, आर से रिलायबल और रिस्पॉन्सिव, और टी से ट्रेंड और टेक्नोसेवी। जी। ऐसे 10 शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुलिस के लिए दिए थे। आधुनिक एरा की इंडियन पुलिस को ऐसा होना चाहिए। इसके लिए बीपीआरडी ने बुक लिखने का मेरे को कॉन्टैक्ट दिया, मेरे को उसके लिए तैयार उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, जिसको मैंने लिखा, और लगभग 500 पेज की बुक है, जी। जिसको भारत के माननीय गृह मंत्री जी, जैसा मैंने बताया, विमोचन किया गया था। अभी जिस बुक की आप बात कर रहे हैं, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्राइम फ्री एरिया। ये अपराध मुक्त क्षेत्र की अवधारणा पे एक बुक मैंने लिखी है, जी। 150 पेज की बुक है। इसका उद्देश्य यही है कि ये भी हिंदी में बहुत, सर? ये हिंदी में है जी। बुक है, सारी बुक मेरी हिंदी में है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, बार-बार लोगों को बताते हैं कि अपने को कैसे अपराध मुक्त क्षेत्र बनाना है, अपने कॉलोनी को कैसे क्राइम फ्री करना है। लेकिन ये संस्थागत रूप से लोगों को बता के आ जाते हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जी। एक हमारा इनिशिएटिव था क्राइम फ्री कॉलोनी, जिसमें हम लोगों ने कॉलोनी को क्राइम फ्री करके सर्टिफाइड किया था। जी। उसके पैरामीटर्स तैयार किए थे। वो कॉलोनी में लगभग 3-4 साल में कोई अपराध नहीं हुआ, और सक्सेसफुल एक मॉडल वो पेश किया। तो उस कॉलोनी का जो जो हमारा कॉन्सेप्ट था, नवाचार था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जी। क्राइम फ्री कॉलोनी का, उसको भी इस बुक में मैंने इनकलकेट करके लिखा है। और बहुत ही सरल सिंपल भाषा में ये लिखने का प्रयास किया गया, किसी क्षेत्र को हम, ऑब्वियसली समाज में अपराध शुरू से लेकर है अंत तक रहेगा। जी, बिल्कुल। समाज को, हम पूरे समाज को क्राइम फ्री कर दें, ये तो बात सच हाँ, नहीं हो सकती संभव है। नहीं हो सकता। लेकिन हम किसी क्षेत्र विशेष को अपराध मुक्त कर सकते हैं। जो भी हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, अगर हमारे सारे लोग मिलके चाहें कि इस क्षेत्र में अपराध नहीं होगा, तो उस क्षेत्र में अपराध नहीं होगा। जी। वही जागरूकता, वही विषय, और उसी को लेके एक तकनीकी जागरूकता का प्रयास इस बुक में किया गया है। और अभी हम लोगों ने एक इंदौर के समाज सेवी, उन्होंने बुक पढ़ी। उन्होंने कहा कि ये बुक तो हर कॉलोनी में होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने 1000 बुक छपवा के वो हमें दे रहे हैं। मैंने उनको सारा पीडीएफ उनको सेंड कर दिया है। जी। बहुत जल्दी हमें बुक्स मिलेंगी, तो हम लोग और बड़ी संख्या में इस बुक को, अभी हम लोग हर कॉलोनी में 2-2 बुक दे रहे हैं। जहाँ भी हम लोग भ्रमण करने जाते हैं, पैदल या मोटरसाइकिल भ्रमण में जाते हैं, तो वहाँ 2-2 बुक्स प्रदान जी करते भाई, हैं। क्योंकि मेरा सर सवाल यही था कि ये बुक जो आपने लिखी है, तो ये आम जनता तक के बीच कैसे बिल्कुल, पहुँचेगी? आम जनता तक और पहुँचेगी। क्या ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है सर? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी ऑनलाइन अमेज़न पे अवेलेबल है। जो जी। पब्लिशर है, उन्होंने कराई थी। हालाँकि चूँकि वो पब्लिश हुई, उसमें कुछ कलर पेज ज़्यादा हैं, तो उनका जी। जो भी उन्होंने रेट रखा होगा। जी। लेकिन उन्होंने भी ये हम लोगों को कहा था कि ये बुक, चूँकि इसमें जनता के हित के लिए है, और जी। पुलिस का इसमें एक मुख्य उद्देश्य ये है कि ये पुलिसिंग के लिए भी हित की बुक है हमारे लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता तक पहुँचे। अब 1000 कॉपीज़ हमारे पास आएँगी, तो हम सभी परमानेंट कॉलोनीज़ में, मल्टीज़ में, रेसिडेंशियल एरिया में इनको पहुँचाएँगे, और लोगों से अपेक्षा करेंगे कि लोग उसकी जो भी तकनीक छोटी-छोटी लिखी हुई है, उनको सस्ती तकनीक है, बहुत महंगी तकनीक नहीं है, जी। उनको अपने यहाँ इनकलकेट करके और अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने में सहयोग करें, और पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी। और इस प्रकार से हम बहुत सारे क्षेत्र को, इवन इंदौर पूरे शहर को कैसे हम अपराध मुक्त करें, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि स्मार्ट का मतलब, अब तक हम लोग भी यही समझ रहे थे कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब वही चतुर वाली बात होगी, लेकिन जो आपने अभी मतलब बताया इसका पूरा, तो इसको देख के हमारी जनता को भी पता चला होगा कि स्मार्ट पुलिसिंग का आखिर असली मतलब क्या है।
और सर ये किताब तो मैं भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहूँगा, मैं भी देखूँगा कि क्या इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को सेफ रखने के लिए। सर लेकिन मेरा एक सवाल था आपसे छोटा, कि जैसे वो आपने इतनी किताबें लिखते हैं, आप जो लेखन का भी आपको शौक है, जैसे आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़े थे, साहित्य का विषय आपका था, तो पुलिसिंग की नौकरी ऐसी होती है सर कि 12 से 14 घंटे 16 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो आप इस बीच से समय कैसे निकालते हैं सर कि आपका वो लिखने का भी शौक पूरा होता रहे? बिल्कुल, ये प्रश्न मेरे साथ सामने बार-बार प्रत्यक्ष होता है, जहाँ भी जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ या किसी इंटरव्यू में जाता हूँ। अब कल ही एक आकाशवाणी में इंटरव्यू था, तो लगातार ये प्रश्न बार-बार आता है और ये प्रश्न जब भी आता है, तो एक बड़ी चुनौती के रूप में मेरे सामने आता है। बहुत सारी बातें इसके लिए इसके एक्सक्यूज़ में भी बोलनी पड़ती हैं या लोगों को बतानी पड़ती हैं। फिर से बताऊँगा जी, कि एक्चुअली हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में लोगों के टाइम स्लॉट बँटे होते हैं। लोग उसमें टाइम मैनेजमेंट जिनका सबका होता है, उसमें लोगों के टाइम स्लॉट कुछ आराम में, खाने में टाइम लेना, रेस्ट करना, ब्रेकफ़ास्ट में टाइम करना, ये बहुत सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। जी, कुछ लोग आध्यात्म में, एक्सरसाइज़ में, खेल-कूद में टाइम अपना व्यतीत करते हैं। जी, मेरे साथ ये प्लस है कि मेरा टाइम या तो पुलिस के कामों में जाता है या फिर जाता है लेखन और अध्ययन में। और जैसे ही मौका मिलता है कभी, ऑल्दो ये बात सही है कि पुलिसिंग में टफ टाइम होता है, लेट नाइट आपको घर जाना पड़ता है, लेट नाइट आपका डिनर होता है, उसके बाद आपको रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि 6-7 घंटे अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो अगला दिन आपका खराब होगा। बिल्कुल सर। उसके बीच में जिस दिन भी हम कहीं भी फ्री होते हैं, तो तत्काल उसका, आजकल चूँकि मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कई सारी बुक्स ऑडियोविल भी अवेलेबल हैं, तो उनको लगातार पढ़ने और लिखने का मौका मिल जाता है। समय की कमी के कारण चीज़ें लैग करती हैं, जो जिन चीज़ों में दिक्कत आती है, वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि मेरे अभी 3 उपन्यास ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, कोई 50 पेज, कोई 60 जी, पेज, जी, 70 पेज। फिर क्या होता है, जैसे-जैसे टाइम पास होता है, वो प्लॉट पुराना हो जाता है, वो लेखन पुराना हो जाता है और हमारा खुद का मन नहीं करता, तो जी, हम बिल्कुल। उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो कम से कम 30-35 ऐसी कहानियाँ होंगी, जो कि आधी रहकर ही खत्म कर दी गईं और उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये ऑब्वियसली प्रायोरिटी हमारी पुलिसिंग है, हमारा जो है मुख्य काम, ईश्वर की नौकरी जो जी, है बिल्कुल। पुलिसिंग है, तो पुलिसिंग को प्रायोरिटी है और अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों पुलिस है। देन उसके बाद जो बचा हुआ समय, हमारा समय जितने में आराम कर सकते हैं, दोस्तों के साथ हँसी-ठिठोली कर सकते हैं, टेलीविज़न सकते हैं, उसको हम लेखन में बिल्कुल, लगाने का बिल्कुल। प्रयास करते हैं, ताकि दोनों काम में बैलेंस बने। और निश्चित तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने डे को अच्छे से प्लान कर लें, हमारी प्रायोरिटीज़ प्लान्ड हों, तो हमारा कन्फ्यूज़न नहीं होता है और कन्फ्यूज़न नहीं होता और हर चीज़ के लिए समय निकल आता है। जी, बिल्कुल सर। सर मेरा भी आपसे ये सवाल है कि अभी कोई ऐसी स्पेशल जो बुक है जो आप लिख रहे हैं अभी, जिस पे काम चल रहा है? बिल्कुल, अभी मैं एक उपन्यास पे काम कर रहा हूँ। एक जैसे मैंने बताया कि मेरे 3 उपन्यास जी, जी। अभी पाइपलाइन में थे और जो कि कहीं न कहीं टाइम के कारण, काम की कमी के कारण पीछे नहीं हो चले पाया। गए हैं। उसमें से एक उपन्यास जो है, जिसको मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो एक्चुअली ज्वलंत है। कोविड काल की जो समस्याएँ हैं लोगों की, उसको वो चिह्नित करता है। 3 दोस्त होते हैं, तीनों दोस्तों की, उसका नाम कोसोल्स अभी हमने डिसाइड किया है। 3 दोस्तों की कहानी है जो कि कोरोना से डेथ हुई है। जी, उनकी आत्माओं की ये कहानी पूरी इसमें चलती है। थोड़ा-सा जी। कॉमिक भी है, थोड़ा ट्रेजिक भी है। और अगर ईश्वर ने चाहा है, आगे 1-2 साल में कभी कंप्लीट होगा, तो आपके सामने आएगा। जी, बिल्कुल सर, आपके इस उपन्यास का भी हमें सब सब हमें दर्शकों को और हमें भी सबको इंतज़ार रहेगा। सर, अभी एमपी में कुछ समय पहले ज़हरीली शराब कांड हुआ था। तो इसमें आपकी क्या भूमिका रही थी? आपने इस ऑपरेशन को कैसे सक्सेस किया था सर? बिल्कुल, जहरीली शराब कांड एक दुखद कांड था और सारे लिंक उसकी जुड़ के जो है एक दिशा में गई और पूरा गैंग जो है उसका ट्रैक हुआ, क्रैक हुआ, जी, लोगों को पकड़ा गया, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हम लोगों के सामने चैलेंज ये था कि एक तो ये जब ये ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो हमें डैमेज को मिनिमाइज़ करना होता है, कितना मिनिमम मिनिमम डैमेज पे हम चीज़ों को लें, कैसे उसको कंट्रोल करें, क्योंकि चीज़ अगर मार्केट में आ गई है, तो वो स्प्रेड कितनी भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है और लोग भी इसमें जी, कैज़ुअल्टी के बिल्कुल शिकार सही हो बात सकते हैं। तो कैसे उस पूरे स्टॉक को चोक किया जाए, कैसे उस स्टॉक को जहाँ है डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे अपराधियों के बीच में इसको आग की तरह इस बात को फैलाया जाए कि बहुत गंभीर संकट में आएँगे अगर वो ये चीज़ ओपन हुई या बाहर आती है तो। तो एक सबसे पहला काम डैमेज कंट्रोल था। खबर मिलते ही जैसे ही एस्टेब्लिश हुआ कि ये चीज़ ऐसी हुई है,
तो उसको बहुत तेजी से डाइवर्ट कंट्रोल पुलिस ने किया और निश्चित तौर पर सफलता भी प्राप्त हुई, क्योंकि ये जो लॉट था, ऑब्वियसली किसी लॉट में मिथाइल अल्कोहल का जो मिलान इन अपराधियों ने कर दिया था, जिससे एक बड़ी संकट समाज के सामने और लोगों के सामने खड़ा हो सकता था। उसको पुलिस ने बखूबी मिनिमाइज किया। फिर पूरे गैंग को ट्रैक करना, जिसमें हम लोगों ने साइबर में भी बहुत काम हुआ, इंटरोगेशन में भी बहुत काम हुआ, बहुत ही फास्ट और बहुत ही सटीक इंटरोगेशन करना पड़ा। 2 रात लगातार हम लोगों ने इंटरोगेशन पे और आईटी पे काम किया। इवन कोई विश्वास करे ना करे, लंच और डिनर दोनों ही 2 दिन यूं ही हम लोगों के मिस हुए, यूं ही चाय और बिस्किट खा के लगातार काम करने से ये हुआ कि पूरा गैंग एज सच निकल के आया। सबको हम लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। जी, ये बात तो सर जग जाहिर है कि पुलिस का जो नेगेटिव पॉइंट जाता है, पुलिस का अधिकतर देखा जाता है कि पुलिस से अक्सर जो आम जनता होती है, वो काफ़ी थोड़ी डरी सहमी रहती है सर। तो उनके लिए एक आखिर कहने का तो मतलब ये है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं कि वो लोग पुलिस के लिए अपने मन में भय लेकर बैठते हैं। तो उनके लिए भी सर आप कुछ क्लियर करना चाहेंगे? पुलिस के प्रति कोई भय किसी के मन में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस जनता के लिए है और मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ कि जनता जो है बिना वर्दी की पुलिस है और पुलिस वाला वर्दी के अंदर जनता है। मतलब बात वही कोई है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसे तो डरना ज़रूरी है बिल्कुल। सर। जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट हमें जो मूल मंत्र दिया है जी, पुलिसिंग के लिए, उसमें स्पष्ट है कि पुलिस को एस से पहला वर्ड ही एस है। एस से होता है सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट, जी। दोनों वर्ड है। अब आप दोनों वर्ड को देखेंगे तो कैसे आप कहेंगे, एक एक जनरल मन में आता है कि संवेदनशील आदमी सख्त कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो सख्त आपके ऊपर आदमी है। संवेदनशील कैसे हो सकता है? तो वो बहुत ही क्लियर है कि अपराधियों के लिए हमें सख्त होना है। आम जनता जो 98% है उनके लिए हमें संवेदनशील। संवेदनशील होना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी उनकी भावनाओं से तारतम्य बिठाना है। तो इसमें गलती यहाँ होती है कि या तो कहीं जो सख्त व्यवहार है वो जनता के साथ हो जाता है और कहीं अगर अपराधी के साथ संवेदनशील व्यवहार हो जाता है, दोनों में ही जो है नेगेटिविटी पुलिस के प्रति जाती है। एक आम धारणा जो बनी हुई है वो ये है कि भाई अंग्रेजों का जो गुलामी का शासनकाल रहा, पुलिस भारत में लंबे समय तक गुलामी सही, तो उसमें जो भी राजकीय तंत्र रहे वो कहीं ना कहीं जनता को शासन की तरफ से दबाने का काम करते रहे। तो वो भी एक भावना लोगों के मन में होती है, इससे पुलिस डरते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बड़ी अच्छी स्थितियां हुई हैं, बहुत अच्छा संभला है। अभी हम लोग देखते हैं बहुत आराम से लोग पुलिस से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे महिलाएं खूब आसानी से पुलिस वालों से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, अपनी समस्याएँ बताते हैं, पुलिस समस्या हल करती है। पुलिस स्टाफ में भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन हुए हैं, संवेदनशीलता पे लगातार फ़ोकस हुआ है, असंवेदनशील व्यवहार पर बहुत सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं, जी, तो बहुत सुधार आया है। और आगामी दिनों में और अच्छा इसमें आप देखेंगे टेक्निक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सुधार आएगा। निश्चित तौर पर पुलिस को संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि जनता का जो अच्छे लोग हैं, समाज जी। में कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और लॉ अवॉइडिंग जो हैं, अपराध करने वाले, उनका परसेंट कम है। तो उन कम लोगों के लिए हम कठोर रहें और जो बृहत जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनके प्रति हम बहुत सॉफ्ट रहें। जो महिलाएँ हैं, जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, महिलाएँ हैं या सामाजिक रूप से जो कमज़ोर हैं या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, जिनको हम किसी भी रूप में आयु, सामाजिक स्तर या लिंग के आधार पर हम कमज़ोर मानते हैं, उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर पुलिस का होना जी, चाहिए, ताकि वो पुलिस को अपने रक्षक के रूप में समझें और पुलिस के आत्मविश्वास के साथ वो अपना समाज में काम कर सकें। जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर ये तो हो गई क्राइम, अपराध और पुलिसिंग की बात। लेकिन आप सामाजिक तौर पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सर। आप सुनने में आया है कि आप हर बुधवार को पुलिस पंचायत नाम से कुछ बिल्कुल। कार्यक्रम रखते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। इसके बारे में सर थोड़ा प्रकाश डालिए? जी, निश्चित इसमें एक जैसा कि सीनियर सिटीज़न्स जो हमारे समाज में हैं जी, और ख़ासकर मेरा ऐसा मानना है जो मेट्रोज़ बड़ी सिटीज़ हैं, इवन सभी शहरों में अब ये स्थितियाँ हैं कि बुज़ुर्ग लोग रहते हैं और उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, या जी, तो वो और बड़े मेट्रोज़ में काम करने गए, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद काम करने चले गए या विदेश चले गए जी, और वो लोग रहते हैं, फिर वो अकेले हो जाते हैं और ऐसे में बहुत सारी समस्याएँ उनकी होती हैं। कई बार बुज़ुर्गों के घर में ही रहते समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। अगर उनका मतभेद या मनभेद किसी घर की महिला से या किसी बच्चे से हो जाता है, तो वो एक अलग स्थिति बन जाती है। दोनों ही कंडीशन में बुजुर्गों की समस्याएँ हैं, उनका हल बहुत आसानी से किसी भी सिस्टम में अवेलेबल नहीं, क्योंकि एफआईआर होगी
थाने में रिपोर्ट लिख जाएगी, एफआईआर में गिरफ्तार हो जाएगा बच्चा, तो उनके मन में फिर उस घर में जाके रहना है, परिवार का मामला है, कहीं न कहीं खटास पैदा होगी। दूसरा, अगर वो अन्य विकल्प अपनाते हैं तब भी उनको एक सिस्टम में जाना पड़ेगा, उसके लिए उनको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं, कुछ अन्य जगहों पे उनको अपने ब बात रखने के लिए जाना पड़ सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति की सीमाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकल सकता, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता, बहुत जगह अपनी बात को बार-बार नहीं रखना पड़ सकता। छोटी-सी बात रखेंगे, अगर हम उनका ध्यान नहीं देंगे तो वो हतोत्साहित होकर पीछे हट जाएँगे, उस प्रताड़ना को झेलने के लिए मजबूर हो जाएँगे। ऐसे में एक फोरम की आवश्यकता थी, जो फोरम सीनियर सिटीजन्स को स्ट्रॉन्ग करे, उनको आत्मविश्वास दे, उनकी समस्याओं का निदान कर सके। इसके लिए सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत का गठन किया गया। इस सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में एक फॉर्म भरवाते हैं, सबको निःशुल्क है, फॉर्म भरवा के निःशुल्क आई कार्ड देते हैं। आई कार्ड के पीछे पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर्स होते हैं, वो आई कार्ड मैं खुद साइन करता हूँ और वो एक आत्मविश्वास पत्र के रूप में उनके साथ रहता है। आई कार्ड पे हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थानों से हमने एक एमओयू कर रखा है, जिससे उनको डिस्काउंट मिलता है उस आई कार्ड पे। जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं, उनका हम लोग सिल्वर कार्ड बनाते हैं, स्पेशल उनको इंटेंस केयर देने के लिए, उनकी और सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसी एक पूरे प्रकल्प में एक काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है, जो कि बुधवार को बैठता है, जिसमें रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड अन्य विभाग के अधिकारी, सीनियर लोग रहते हैं, मैं भी बैठता हूँ। हम लोग बुल के जो हफ्ते भर शिकायतें आती हैं, उनको दोनों पक्षों को बुलाते हैं, आमने-सामने चर्चा करते हैं और जो सही बात है उसके लिए उनको आग्रह करते हैं, उनको कई बार फोर्स भी करना पड़ता है। तो इस बुधवार की काउंसलिंग से बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है। अप्रत्याशित लाभ उसमें हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आमने-सामने आने पर बहुत सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। फिर हम लोगों का सपोर्ट मिलता है, हमारे लोग जो है फ़ॉलो अप भी लेते हैं उनके साथ। एक पूरा हमारी कोर कमेटी है जो लगातार उनकी सेवा में रहती है। जो अकेले रहने वाले, इनकी कोई स्पेसिफिक समस्याएँ हैं, तो उनके बिजली के बिल भरने हमारे कई सारे वॉलंटियर्स जाते हैं। कई सारे लोगों को राशन खाने की व्यवस्था हमारे लोग करते हैं। कोविड काल आया था, बहुत सारे लोगों की समस्याएँ थी। हमारी टीम ने लगातार कुक्ड फूड से लेके, राशन से लेके, दवाइयों से लेके हर चीज़ की व्यवस्था उनकी करी। तो ये एक सकारात्मक मैसेज देने के लिए कि पुलिस भी ऐसे काम करती है। दूसरा, अपराध रोकने के लिए, क्योंकि बुजुर्गों के प्रति हम लोग जो साल भर में 700-800-900 शिकायतों का निराकरण कर देते हैं, वो शिकायतें कहीं न कहीं अपराध बनने वाली थी। वो संज्ञेय अपराध होते हैं जिनको हमने रोक दिया। तो ये एक पहल हम लोगों ने कोशिश करी है। सर, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें ये पहल करनी चाहिए? निश्चित तो इसके पीछे एक कहानी है। ये मैं पहले यहाँ पे जब सीएसपी के रूप में पदस्थ था, उस दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति ने आके शिकायत करी। वो किसी डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि कुछ नए लड़के आते हैं और हमसे मकान बेचने के लिए कहते हैं कि आप मकान ये बेच दो, आप रह नहीं पाओगे। तो उन्होंने फिर एक जो बुजुर्ग महिला थी, उनके पास लैपटॉप था, लैपटॉप में वेब कैमरा था। वेब कैमरे को ऑन कर दिया। एक दिन वो लड़के आए और उन्होंने जो वीडियो दिखाया, वो वीडियो देख के उसमें मैंने देखा कि वो दो हट्टे-कट्टे लड़के हैं। वो आके उनसे कह रहे हैं, देखो आपने मकान 10 लाख का खरीदा था, मैं आपको 20 लाख दे रहा हूँ। आज इसकी कीमत भले ही 80 लाख है, लेकिन आप इस मकान को बेच दीजिए। अगर आप नहीं बेचोगे तो आप रह नहीं पाओगे। अच्छा, हमारा कुछ आप उखाड़ नहीं पाओगे। हम लोग तो वैसे ही ऐसे ही काम करते हैं, हमारे संबंध हैं, हमारे परिवार में लोग पुलिस में हैं। ऐसे करके वो उनको शुद्ध में थ्रेटन कर रहे हैं और वो जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे परेशान होकर सुन रहे हैं। तो उनकी समस्या सुनने के बाद मेरे मन में विचार आया कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए बीच का, जो कहीं, क्योंकि उनकी समस्या ऑब्वियसली जिस स्टेज में वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उस स्टेज में अगर हम आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेंगे, कुछ धाराएं भी लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेन तो उनको कर नहीं पाएंगे। या तो वो बेल पे आएंगे, या बेलेबल क्राइम होगा, या वो बेल पे वापस आ जाएंगे। और बेल पे आने के बाद अगर वो फिर उनको थ्रेटन करते हैं, तो फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। उनको एक सस्टेनेबल विकल्प, एक सस्टेनेबल फोरम देने का प्रयास हम लोगों ने किया और उसी से इस चीज़ का उदय हुआ और इस कॉन्सेप्ट को पूरा जनरेट करके डेवलप किया गया। और उसके बाद इसमें ये जो आई कार्ड वाली बात आई, वो भी इसलिए आई कि एक सस्टेनेबल फोरम, सस्टेनेबल उनके पास आत्मविश्वास रहे। वो आई कार्ड हमने उनको बनाया, उनको जब बुला के और उनकी बात हुई, उसके बाद वो गायब हो गए और उसके बाद उनको आई कार्ड दिया गया और इससे शुरुआत हुई। फिर लगातार ये सिलसिला जारी रहा और बीच में मैं बाहर चला गया तो सिस्टम में इसमें थोड़ा सा लैक आए थे। वापस आके फिर एस्टेब्लिश करके हम लोगों ने उसको प्रॉपर आई कार्ड के सेप देकर उसको फिर शुरू किया। तो ये एक ऐसा फोरम स्थापित करना जो डेडिकेटेडली सीनियर सिटीजन्स को लाभ दे, डेडिकेटेडली उनको आत्मविश्वास दे, और उनको इसके लिए किया गया और बड़े अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। आई कार्ड लेके जब बुजुर्ग हमारे पास आते हैं
तो बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। अभी एक रिसेंटली किस्सा आया था, चेन्नई हमारे एक मेंबर गए थे, तो बता रहे थे कि चेन्नई में जो टैक्सी वाला था उनको बिल बढ़ाने के लिए घुमा रहा था। बोले यहाँ से वहाँ से घुमा रहा था बार बार। तो बोले मेरे को एकदम याद आया, जेब में आपका आई कार्ड रखा हुआ था। मैंने कहा रुको, तुम मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं आपको बंद करा दूंगा, देखो मैं पुलिस पंचायत का मेंबर हूँ। और मैंने आई कार्ड दिखाया तो बोले उसने बिना पैसे लिए वहीं मेरे को छोड़ के चला गया। दूसरा ऑटो से मैं घर तक पहुंच गया। तो कई बार जाते हैं कि आउट ऑफ स्टेट कहीं मंदिर गए थे, तो पहाड़ी चढ़ने में दिक्कत है, तो बोले गाड़ी पार्किंग नहीं हो रही थी, पुलिस वाले को आई कार्ड दिखाया, पुलिस वालों ने गाड़ी पार्क करा दी। मंदिर में पैर से चढ़ने नहीं बन रहा था, तो पुलिस वालों ने अपने व्हीकल से पैर ऊपर चढ़ा दिया। ऐसे ढेर सारे अच्छे एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस हम लोगों को सुनाई देते हैं जब वो हमारे ऑफिस में आते हैं। कई बार मिठाई भी खिलाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा बहुत ही छोटा सा प्रयास है। हम तो कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इस छोटे से प्रयास से, छोटे से हमारे विकल्प से लोगों को बड़े लाभ हो रहे हैं। ये बड़ी आत्मिक शांति की बात होती है। बिल्कुल, ये सर बहुत ही अच्छी पहल मानी जाती है, बहुत ही अच्छी है, और कई वरिष्ठ लोगों का आपके साथ आशीर्वाद भी जुड़ा है सर। और मतलब हम तो यही चाहेंगे कि ऐसी ही पहल आप समाज में और समाज को और सुधारने के लिए करते रहें। सर, समाज में अभी फिलहाल आप देखने में आया होगा, आपको भी, आप तो दिन भर पुलिस का ही काम रहता है कि, लेकिन सर ये जो युवा पीढ़ी है अभी की, वो सोशल मीडिया के द्वारा आजकल ज्यादा अपराध जगत में कदम रख रही है। तो उनके बारे में आप क्या प्लान है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि उनको सोशल मीडिया पर आप अपराध करने से कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक अच्छाई भी है और बुराई भी है। सोशल मीडिया में जहाँ तक दोनों प्रकार की चीज़ें, अच्छाई अगर हमें गेन करनी है तो अच्छाई गेन कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें, अच्छी जानकारियाँ मिल सकती हैं। अगर हम बुराई की तरफ जाना चाहें तो बुराइयाँ हैं। इसमें युवाओं को बहुत अलर्ट होकर इसका यूज़ करना चाहिए। एक तो इसका एडिक्शन नहीं हो, क्योंकि आप अगर एडिक्शन में, आप गलत समय में इसके एडिक्शन के शिकार होंगे तो आपका ध्येय, आपका लक्ष्य, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जो करियर का जो आपका सोच है वो प्रभावित होगा, खराब हो जाएगा। और दूसरा, आप नेगेटिवली अगर इससे, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग हम लोग पकड़ते हैं कि वो चाकू के साथ फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, फिर जब पुलिस जाती है उनको पकड़ के लाती है और चाकू बरामद करती है, कई बार पिस्टल के साथ वीडियो डाल देते हैं। तो एक आपराधिक प्रवृत्तियां जो है उसमें बढ़ रही हैं, ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ युवा जो है आकर्षित हो रहे हैं। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का बिहेवियर हमारा बहुत ही नपातुला होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जिन लोगों को हम फिजिकली पहचानते हैं उनको ही हमें दोस्ती करना चाहिए। कई बार महिलाएं, बच्चियां आती हैं कि अननोन व्यक्ति से उन्होंने संपर्क, दोस्ती करी और बाद में बहुत बड़ा धोखा खाया, अपराध की शिकार हुई, तो उन्हीं को हम दोस्ती करें। दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट आपका है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी भी अकाउंट का पासवर्ड या उसकी जो कोई भी प्राइवेसी लीक करते हैं तो उसके दोषी आप ही हैं और कोई नहीं है। और उसमें आपको कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि आदमी ने किसी भड़काऊ पोस्ट कर दी आपकी आईडी से और आपको जो है उसमें आरोपी बनना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिनका सोशल मीडिया के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन पर केयरफुली हमें काम करना चाहिए। सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसा हमारा बिहेवियर ना हो जो आपको अपराध का शिकार बना दे या अपराधी बना दे। दोनों चीजें हैं। अगर आप चाहेंगे तो अपराधी बन सकते हैं, अपराध के शिकार भी हो सकते हैं, पीड़ित भी अपराध के बन सकते हैं। तो बहुत ही बैलेंस बिहेवियर करना की आवश्यकता है युवाओं को। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में बहुत स्ट्रांग मानसिकता के साथ चलने की जरूरत है। तो सर, जैसा कि अभी बताया कि डिप्रेशन में युवा आत्महत्या भी करने के प्रेरित होते हैं, तो माना जाता है कि इंदौर को एक फूड हब भी माना जाता है सर, और एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें कई बाहर से भी युवा यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन आजकल इंदौर में सर देखने में आया है हाल ही के दिनों में कि अभी आत्महत्या जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका मुख्य कारण सर क्या? क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों पर भी आजकल युवा यही कदम उठाते हैं कि जोश जोश में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो नए जमाने की समस्या है वो, उसका मूल जो है क्षणवाद में है। लोग क्षणिक जीवन जीना चाहते हैं, क्षणिक खुशियां चाहते हैं, क्षणिक खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर देना चाहते हैं। हम लोग जो है बहुत बृहद दर्शन के लोग हैं। हमारा जो परंपरा है, हमारा जो पारंपरिक रूप से हमारा दर्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जड़ों का फैला हुआ दर्शन है। हम लोग जो है चारवाक दर्शन के लोग नहीं हैं कि ऋण करके घी पिए और ऐश से जिए। तो अभी जो
क्षणवाद जो आया है, क्षणवाद ने बेसिकली हमारे युवाओं को क्षणवादी बना दिया। क्षणवाद का आशा ये होता है कि हम अपनी छोटी-सी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर दें। जी, आज की शाम है, आज की शाम हमें मनानी है, कल का दिन देखा जाएगा। जी, ये जो प्रवृत्ति है, इससे क्षणवादी रिश्ते बन रहे हैं, क्षणवादी दोस्तियाँ हो रही हैं, क्षणवादी जो है आदमी खर्चे कर रहा है और ये कहीं न कहीं डिप्रेशन के कारण बनता है। जी, क्योंकि अगर हम अपनी हिंदुस्तानी जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है और जो हमारे संबंध और दोस्ती को जो इम्पोर्टेंस हमारे ग्रंथों में दी गई है, हमारे जो रिलेटिव रिलेशन जो हैं, हमारे जो घर के बड़े लोग हैं, उनके प्रति जो सम्मान और जो भावनाएँ हमारे स्थापित की गई हैं, वो सब उसका कारण ही यही था कि व्यक्ति एक अपने जीवन को लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखे, अपने जी, जीवन को लंबाई में देखे और पूरे लंबाई के जीवन को प्लान करे। वो क्षण में ना रहे, वो क्षण के लिए अगर जिएगा, तो निश्चित तौर है कि की बात है कि एक बार क्षण उसको आनंद देगा, तो जी। अगला क्षण उसको उदासी भी देगा जी, और पल वही भर की उदासी खुशी का वही बात होती बस है पल कि भर की खुशी होती है अगला क्षण उदासी देता है क्योंकि वो जिस संबंध को लेके एक दिन खुश हुआ है, वही संबंध अगले दिन उसको उदासी के कारण जी, बन जाता है। तो युवाओं को आवश्यकता है कि थोड़ा-सा अपने को हम भारतीय हैं और भारतीयता पे हम सब गर्व करते हैं और भारतीयता गर्व करने का विषय है। पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत एक वास्तव में गौरवशाली परंपरा का देश है। तो युवाओं को आवश्यकता है कि वो अपनी भारतीयता पे गर्व करें। जी, भारतीयता की जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं उनको थोड़ा-सा अपने अंदर रखें। एक जीवन को लंबे परास में देखें, छोटी-छोटी चीज़ों में उदास ना हों। मानव का जो शरीर है वो 1000 करोड़ की मशीन है। जी, ये मशीन अगर आपको ईश्वर ने, आपके माता-पिता ने गिफ्ट करी है और आपकी ये मशीन काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसके मन में डिप्रेशन आता है, सुसाइड का ख़्याल आता है, वो सिर्फ़ इतना जान ले कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज़्म, हमारा मैकेनिज़्म क्या है? जी, कितना टफ़ मैकेनिज़्म है कि जो कोई भी आज तक रोबोट बन गए, सुपर कंप्यूटर सब कुछ बन गया, लेकिन मानव को रेप्लिकेट कोई नहीं कर नहीं बन पाया। आपने पाया। देखा होगा रोबोट भी बन जाता है, लेकिन रोबोट, रोबोट ही होता है। जब वो जी, अपनी पे आता है तो बड़े-बड़े हादसे करता है। होटल में वेटर की जगह रोबोट को लगाया गया और रोबोट ने जाके गेस्ट को जो है कनपटी दबा के मार ही डाला। जी, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि रोबोट मशीन है, ऑब्वियसली इंसान तो नहीं है। इंसान की जो मशीन ईश्वर ने गढ़ी है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी व्यवस्थित है, इतने कॉम्प्लिकेशन है हमारे शरीर में, इतने सारे एक साथ तंत्र काम करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते और ये ऐसी मशीन है कि हज़ार करोड़ में भी ये मशीन आपको नहीं नहीं मिल मिलेगी। सकता। जिसको समस्या आती है तो वो कितना ही बड़ा आदमी हो, परेशान होता ही है। जी, मृत्यु आती है, मरना ही पड़ता है। तो हर व्यक्ति, हर युवा जो ये सोच रहा है क्योंकि युवावस्था एक ऊर्जा की अवस्था है, ऐसे में आपका शरीर बहुत अच्छा काम करता है, सारा सिस्टम आपका बहुत सुचारू चल रहा होता है। मतलब हज़ार करोड़ का सिस्टम आपका इतना सुचारू ईश्वर चला रहा है। अब इस सिस्टम को छोड़ के अगर आप जीवन त्याग रहे हैं, जी, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। तो मेरा ये सबसे युवाओं से हमेशा ये कहना रहता है, सभी जो युवाओं के कार्यक्रम में ये बात करता हूँ कि भाई हम इस शरीर को देखें, हमारे पास सूरज की रोशनी आ रही है, हमारे पास पीने का पानी, कई देशों में सूरज की रोशनी नहीं आती है। कई जगहों पे पीने का पानी ही नहीं मिलता है साफ-शुद्ध। जी, सूरज की रोशनी है, पीने का पानी है, छत है, खाने-पीने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में चारों ऋतुएँ आती हैं, सारे जो है हर प्रकार की ऋतु का आनंद हम लेते जी, हैं। हिंदुस्तान में हम बहुत ही स्पिरिचुअली काम करते हैं, मन मानसिकता और देवत्व पे काम करते हैं। हिंदुस्तान में हम बहुत बड़ी लेगेसी को लेके काम करते हैं। हिंदुस्तान में रिश्तों का सम्मान होता है, हिंदुस्तान में बुजुर्गों की पूजा होती है, हिंदुस्तान में माताओं-बहनों की पूजा होती है। इतनी बड़ी लेगेसी को हमने जन्म लिया है। जी, इतना बड़ी लेगेसी में जन्म लेकर 1000 करोड़ की मशीन जो हमें ईश्वर ने, माता-पिता ने गिफ्ट करी, उस मशीन को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। ऐसे में अगर हम सुसाइड करने का प्रण करते हैं या विकल्प लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही गलत डिसीजन है। तो ये मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इस पे विचार करें। जीवन को लंबे परास में देखेंगे तो कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आप आत्महत्या नहीं करेंगे। लंबा परास है। हम पुनर्जन्म की बात को मानते हैं, आत्मा परमात्मा को हम मानते हैं। हम एक आत्मा के उद्धार के लिए, आपके अंदर भी एक आत्मा है, हम उसके उद्धार के लिए अपना काम कर रहे हैं। हम जीवन का जो विकल्प संग्राम जो लड़ रहे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ़ ये नहीं है कि हम एक रात में शराब पिएँ और अगली रात जी, मर जाएँ या नशा करके मर जाएँ या हम किसी एक संबंध के लिए अपनी जान दे दें या एक जी, एग्ज़ाम के लिए अपनी जान दे दें। उसका उद्देश्य ये है कि हम पूरे लंबे बरास में अपने जीवन को जिएँ और जीवन में सारे चुनौतियों के होने के बावजूद, संघर्षों के बावजूद हम अपने जीवन को जीते हुए अपनी आत्मा को परिष्कार की तरफ ले जाकर अपना काम पूरा करें। जी, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर ऐसा मानेंगे, ऐसा सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आत्महत्या का विचार नहीं आएगा। जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और सर, बस मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूँगा सर कि
दर्शकों का तो सवाल है ही, लेकिन पर्सनली मैं भी ये बहुत जानना चाहूँगा, मेरी भी बहुत उत्सुकता है कि आपने जो अब तक का आपका जो करियर रहा है, उसमें आपको ऐसा कोई केस याद हो या 1-2 जो भी केसेस हैं, जो आपको याद हो कि आपने उसमें बहुत बेहतर तरीके से उसे सुलझाया है? मैं वो जानना चाहूँगा। ये केस में एक पुलिस वालों की प्रवृत्ति होती है, पुलिस वाला जैसे-जैसे एज की तरफ बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके किस्से कहानियाँ बढ़ते जाते हैं। जी। नेचुरली बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोगों को मिलती हैं काम करने की और बहुत ही सारी रियल कहानियाँ हमारे पास जी। होती हैं। तो इसमें बहुत सारे केसेज़ हैं। एक केस मेरे को ग्वालियर में जब मैं था डबरा पोस्टेड था, तो वहाँ पे एक दिन एक भिंडे के व्यापारी की लाश मिली थी और उसमें बोरे में बंद लाश थी, कुछ ही जी। पता नहीं था। जैसे-जैसे उसका आइडेंटिफ़िकेशन हुआ, उसमें नमक-वमक लगा के लोगों ने आइडेंटिफ़िकेशन को ख़त्म करने का प्रयास किया था। जी। उसमें फिर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारे लोगों से पूछताछ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई क्लू जनरेट नहीं हो रहा था। उनकी कॉल डिटेल से सारी चीज़ों से मिलान किया, लेकिन जी। कोई बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश क्लू नहीं हो पा रहा था। तो मैं और एफएसएल अधिकारी हम लोग काफ़ी हताश-निराश थे। एक दिन यूँ ही कुछ करना क्या करना है इस केस में, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और निश्चित तौर पर बड़ा ब्रूटली हत्या की गई है। तो फिर हम लोगों ने उसमें सारे काम करने के बाद एक दिन ये तय किया कि चलो अपन चलते हैं, जो जिनके दोस्तों का घर जिस कमरे में दोस्त रहते हैं, वहाँ हो सकता है कोई घटना हुई है। एक संभावना थी, जी। कोई क्लू या कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक संभावना के आधार पर हम लोग गए और उस घर में, उस कमरे में जाके हम लोगों ने उसकी दीवालों में एक बेंजीन टेस्ट होता है एफएसएल में, जिसमें ये पता चलता है कि खून हो सकता है या नहीं। तो दीवालों के स्क्रैच करके दीवालों को, और वो पुती हुई दीवालें थी, हुँ। व्हाइट थी, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कोई डाउट हो उसमें, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दीवालों को स्क्रैच किया और हमारे जो एफएसएल अधिकारी श्री तोमर साहब थे, उन्होंने उसको स्क्रैच करके उनका बेंजीन टेस्ट लगाया। तो दीवाल में 8-10 सैंपल पॉजिटिव आए। जी। दीवाल में कई बार मच्छर, अगर अपन दीवाल में मच्छर को मार देते हैं तो एक आध पॉजिटिव हो सकता है, जी। लेकिन 8-10 सैंपल पॉजिटिव आना हम लोगों के लिए पर्याप्त शंका का आधार बना। उसके आधार पर फिर पूछताछ के दौर चले, सख्त से पूछताछ हुई तो उसके दोस्तों ने पूरा अपराध कबूल किया। तो बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग एक ब्लाइंड केस था, जी। उसमें सफलता मिल गई इस छोटी सी बात से। और उसमें पूरे आरोपी गिरफ्तार हुए और पूरा उनका जो दोस्तों का प्लान था, उनका एक्चुअली उसको एक्सटॉर्ट करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था। और उस दौरान जो है उसकी कमरे में ही उसके कुछ वीडियोज़ वो बना रहे थे और उसने रिवोल्ट किया। उसके बाद हाथापाई हुई, इतने में उसने कहा कि मैं बाहर निकल के रिपोर्ट करूँगा, तुम लोग ऐसा काम करते हो। तो दोस्त थे, चूँकि पहचान के थे, उसका बाहर निकलना इनके लिए खतरे की घंटी हो सकता था, तो इन लोगों ने उसको वहीं मारने का फैसला किया। उसके बाद इन्होंने तय किया कि अब चूँकि ये मर गया है, अब इसको कैसे हम वो करें कि आइडेंटिफाइड ना हो। तो उनको किसी ने बता रखा था कि नमक से बॉडी गल जाती है, तो उन्होंने नमक उसको भर-भरा के और पूरी नेकेड बॉडी को, और एक अलग दूर कहीं रहने वाले कहीं के कहीं जाके बॉडी उन्होंने फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, जी। पकड़ में आ गए। ठीक। तो ये तो थे हमारे साथ इंदौर के एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे, जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी दी। सर, खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए आप कोई एक खास संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हम सभी को मैं लगातार ये बात कहता हूँ कि हम सभी को हमारे मूल प्रतीकों की तरफ अग्रसर होना चाहिए और हम सारा एडवांसमेंट करें। हम बहुत ही बुद्धिमान देश के लोग हैं, बुद्धिमान लोगों की संततियाँ हैं हम सभी। तो हम सभी को एक अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, राष्ट्र की भावना हमारे मन में हो, हम अपने मूल के प्रति जागरूक हों और भविष्य के प्रति अग्रसर हों पूरी तेजी के साथ। और कहीं न कहीं हमारे हर काम में एक भावना ये हो कि हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के लिए ही हम जीते हैं और राष्ट्र के लिए हम जो हमारा जो काम है, वो राष्ट्र के लिए हितकारी है कि नहीं, ये सोच के हम काम करें। जी। सर, खबर मध्य प्रदेश में पधारने बहुत के लिए आपका धन्यवाद, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे, और ऐसी ही और शख्सियत के साथ जुड़ने के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।